नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश के बारे में। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं और तुगलक वंश हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सैयद वंश स्टार्ट हुआ और सैयद वंश के बाद लोधी वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। तो सैयद वंश की शुरुआत जो है वह शुरुआत होती है सन 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी को समझने से पहले हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि रूल करता है आपका 1388 से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो उस समय 1388 से लेकर 1414 तक वो जब रूल करता है और अंतिम शासक के रूप में, तुगलक वंश के अंतिम शासक के रूप में वो जब रूल करता है, तो उसके बाद ये घटना घटित होती है सन 1398 में, जब सबसे पहले तैमूर लंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तैमूर लंग जो है अचानक से क्या करता है 1398 ईस्वी में आक्रमण कर देता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर। तो जैसे ही आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद ये अकेले नहीं आता है, तैमूर लंग के साथ इसी का सेनापति रहता है, सेनापति जिसका नाम रहता है आपका खिज्र खां। ठीक है, यह भी इसके साथ आता है। लेकिन तैमूर लंग का उद्देश्य गद्दी पर बैठना नहीं बल्कि लूटपाट करने के उद्देश्य से वो आता है। तो वो क्या करता है, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर और लूट करके फिर वापस से वो क्या करता है, चला जाता है। लेकिन जो उसका सेनापति रहता है खिज्र खां, वो क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पे रुक जाता है। और इसी खिज्र खां के पिताजी का नाम रहता है आपका सैयद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खिज्र खां के पिता का नाम ही रहता है आपका सैयद। तो अपने पिता के नाम पर इसने एक वंश को शुरू किया जिसका नाम था आपका सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 ईस्वी से शुरू होती है और 1451 में जाकर के समाप्त होती है। तो इसमें बात करें अगर आपसे कि फाउंडर कौन था, तो फाउंडर था इसका खिज्र खां। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, स्वयं खिज्र खां, जो कि अपने पिता के नाम से ही इस वंश को स्टार्ट करते हैं। कौन से साल में, तो 1414 ईस्वी में। फर्स्ट किंग कौन था, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, खिज्र खां। टाइटल इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था खिज्र खां ने, तो वो टाइटल था आपका रैयत आला। रैयत आला की उपाधि से इसने अपने आप को सुशोभित किया था। इसकी मृत्यु हो जाती है सन 1421 में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि खिज्र खां का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो खिज्र खां का मकबरा जो है वो सोनीपत में है। सोनीपत किस राज्य में है, तो वह है आपके हरियाणा में। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सैयद वंश की स्थापना सन 1414 ईस्वी में हुई। ठीक है, लेकिन सैयद वंश का इतिहास समझने से पहले हम यह समझेंगे, तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, उसके साथ उसका सेनापति जिसका नाम था खिज्र खां, वो अचानक से आता है और 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके जितना भी धन दौलत शोहरत रहता है उन सबको लूट करके वापस चला जाता है। लेकिन दिल्ली पे रुक जाता है खिज्र खां। इसके पिताजी का नाम रहता है सैयद। अपने पिता के ही नाम से यह वंश का स्थापना करता है जिसका नाम रहता है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से स्टार्ट होता है और 1451 में जाकर के समाप्त होता है। समाप्त होने की भी कहानी, वो भी कहानी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर फाउंडर के बारे में बात है तो आंसर हो जाएगा खिज्र खां। कब किया गया था, तो 1414 ईस्वी में। किसने किया था, खिज्र खां ने किया था, अपने पिता के ही नाम पर। फर्स्ट किंग कौन बना, तो पहला राजा भी खिज्र खां ही बना। इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था रैयत आला। इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी यानी कि खिज्र खां की मृत्यु कब हुई, सन 1421 में हुई। इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा सोनीपत हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, किसके साथ आया था, तो तैमूर लंग के साथ आया था। ठीक है, तैमूर लंग का सेनापति कौन था, तो तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी खिज्र खां के पुत्र का नाम रहता है, उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी खिज्र खां के बेटे का नाम रहता है आपका मुबारक खां। ठीक है, जो कि गद्दी पे बैठता है 1421 में और 1433 में ही इसका जो सत्ता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसने एक बुक लिखा था, आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसका एक बुक था जिसका नाम था आपका तारीखे मुबारक शाही। अपने नाम पे ही इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है तारीखे मुबारक शाही। और इसी किताब में इसने मेंशन किया है कि तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस किताब में किसने यह मेंशन किया है
कि तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। तो तारीखे मुबारक शाही किताब था और उस किताब को लिखने वाला कौन था? मुबारक खां। ये वही मुबारक खां है जो कि खिज्र खां का पुत्र है। खिज्र खां के पिताजी का नाम क्या है? तो वह है आपका सैयद खां। सैयद खां के बाद खिज्र खां के बाद मुबारक खां, जो कि गद्दी पे बैठता है 1421 में, और 1433 में ही इसकी गद्दी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तारीख मुबारक शाही में इसने मेंशन किया है कि तुगलक वंश के बाद भी सैयद वंश आया था। उसके बाद हम लोग एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जो कि 1433 ईस्वी में रूल करते हैं और 1444 में इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसी मोहम्मद शाह के अंगरक्षक का नाम रहता है आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक है। और इसी मोहम्मद शाह का एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन शाह आलम। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वापस एक बार देखता हूं। मुबारक खां जो कि खिज्र खां का पुत्र रहता है। मुबारक खां की गद्दी समाप्त होने के बाद गद्दी पे बैठता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जो कि रूल करते हैं 1433 से 1444 में। इसी का अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड रहता है जिसका नाम रहता है बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। और इसी मोहम्मद शाह का भाई का नाम रहता है आपका अलाउद्दीन शाह आलम। ठीक है, बहलोल लोदी मोहम्मद शाह से इतना ज्यादा मतलब प्यार करता है, इन दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि बहलोल लोदी मोहम्मद शाह को अपना बेटे की तरह से ट्रीट करने लगता है, अपना बेटा मानने लगता है। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होने की वजह से बहलोल लोदी जो भी बातें कहता है मोहम्मद शाह से क्या करता है? आसानी से मान लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बहलोल लोदी है जो उसका जो अंगरक्षक है उसके पिता की भूमिका निभा रहा है। लेकिन बहलोल लोदी एक अलग ही चाल चल रहा था, यानी कि उसका कब्र खोदने की वो साजिश रच रहा था। वो बहलोल लोदी क्या करता है? इसके भाई अलाउद्दीन शाह आलम को बोलता है कि तुम क्या करो, अपने भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर दो। और अलाउद्दीन शाह आलम केवल बहलोल लोदी के कहने की वजह से अलाउद्दीन शाह आलम क्या करता है? मोहम्मद शाह की हत्या कर देता है। वापस से समझिएगा, मोहम्मद शाह का अंगरक्षक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी मोहम्मद शाह को इतना ज्यादा प्यार करता है कि बहलोल लोदी मोहम्मद शाह को अपना बेटा मानने लगता है, और मोहम्मद शाह भी बहलोल लोदी को अपना अंगरक्षक न मान करके अपने पिता की भूमिका के रूप में उसे देखने लगता है। यानी कि बहलोल लोदी का हुक्म चाहे कुछ भी हो, इसे वो मानने के लिए मोहम्मद शाह तैयार रहता है। मोहम्मद शाह का एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन शाह आलम। एक बार बहलोल लोदी कहता है अलाउद्दीन शाह आलम को कि तुम अपने बड़े भाई की हत्या कर दो, अपने भाई की हत्या करके खुद गद्दी पे क्या करो? सवार खुद गद्दी पर बैठो। तो अलाउद्दीन शाह आलम क्या करता है? केवल बहलोल लोदी के कहने की वजह से अपने भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये क्या करता है? अलाउद्दीन शाह आलम सन 1444 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के बाद जैसे ये गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे बैठने के बाद 7 साल तक रूल करता है, 1444 से 1451 तक। और 1451 में बहलोल लोदी एक षड्यंत्र और काफी कुशल रणनीति बनाता है, और बना करके वापस से क्या करता है? अलाउद्दीन शाह आलम पर आक्रमण कर देता है सन 1451 में, यानी कि अटैक कर देता है 1451 में बहलोल लोदी अलाउद्दीन शाह आलम के ऊपर में, और इसे भगा करके मारता है। और ये डर के मारे भाग जाता है, मारता तो नहीं है, ये भाग जाता है। भाग करके ये उत्तर प्रदेश के बदौनी में चला जाता है, और जिसकी वजह से ये भाग जाता है और फिर दिल्ली पूरी तरह से अलाउद्दीन शाह आलम छोड़ देता है। और जैसे ही दिल्ली छोड़ता है अलाउद्दीन शाह आलम, बहलोल लोदी को मौका मिल जाता है और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और लोदी वंश की नींव डालता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से तुगलक वंश का अंत हुआ। तैमूरलंग के साथ खिज्र खां आया था, लेकिन तैमूरलंग तो वापस चला गया, लेकिन खिज्र खां जो है वह दिल्ली पर रुक गया। और दिल्ली पर रुकने के बाद अपने पिता के ही नाम से उसने सैयद वंश की नींव डाली सन 1414 ईस्वी में। उसके बाद उसका ही बेटा मुबारक खां, फिर मुबारक खां के बाद मोहम्मद शाह का भाई अलाउद्दीन शाह आलम। ठीक है, फिर उसके बाद बहलोल लोदी जो है वो अंगरक्षक रहता है मोहम्मद शाह का, उसी की हत्या करवा देता है उसी के भाई से, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और वंश स्टार्ट होता है आपका लोदी डायनेस्टी। और यही वजह है कि लोदी वंश के जो संस्थापक यानी कि लोदी वंश की जो स्थापना है वो कौन करता है? बहलोल लोदी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से सारा टॉपिक समझ में आया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लोधी वंश के बारे में, और लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और अंतिम सुल्तान सल्तनत का इब्राहिम लोधी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वही इब्राहिम लोधी है जो कि 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ता है। इब्राहिम लोधी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, और बाबर जो है मुगल सल्तनत काल का गठन करता है और मुगल सल्तनत का परचम लहराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे लोधी वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।